बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट यही दुआ करें अल्लाह करम करे ये वबा जल्द जल्द ख़त्म हो जाए और नॉर्मल वर्किंग में हम आ जाएं। अल्लाह ताला ही करम करने वाला है। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने ओवरफ्लो अंडरफ्लो की बात की। इंटीजर जो है टाइप अगर वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें वर्किंग करते हुए क्या प्रॉब्लम आता है, लॉजिकल एरर, उसको हमने डिस्कस किया। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जो है अगर हम वर्किंग करते हैं तो फिर लॉजिकल एरर्स क्या आ सकते हैं जिसके रिज़ल्ट में अनएक्सपेक्टेड आंसर आता है, कैंसलेशन एरर, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, ये हमने डिस्कस किया। और आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ये जो है ये टॉपिक जो आपने थ्योरेटिकल पढ़े हैं उसको सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर आगे जो है फ्लोटिंग पॉइंट टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए ये कोई प्रिसीजन रेंज की बात हम करेंगे। हम ये टॉपिक जो है पहले सॉफ्टवेयर टर्बो सी वर्जन 3 में आपकी ये वर्किंग मैं करके बताता हूँ। उम्मीद है ये सारे स्टूडेंट आप वर्किंग इससे पहले कर चुके होंगे और उसमें भी प्रिंटफ के अंदर जो मज़ीद कुछ कमांड्स ऐड की गई थी, कुछ क्लॉज ऐड किए गए थे, उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। मैं आपको ये करके बताता हूँ सॉफ्टवेयर में। ये जो टॉपिक हमारा ओवरफ्लो अंडरफ्लो का था उसको इस सॉफ्टवेयर की मदद से, उम्मीद तो वैसे मैं करता हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर की मदद से कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको ये सॉफ्टवेयर में करके बताता हूँ। लेकिन उसमें सबसे पहले ये जो प्रिंटफ के अंदर जो मज़ीद कमांड शामिल की थी, पहले इसकी वर्किंग आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? तो इस पर आप ज़रा मेरे साथ साथ रहें। ये पहले इनिशियल हमने ये जो कमांड्स थी ये ख़त्म कर दी और मैं आपको ये करके ही बताता हूँ। ये जो कमांड जो मैं ख़त्म करता जा रहा हूँ और ये पहले आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है? अब इसमें प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे कि हम प्रिंट करते थे, हमने जो हेलो वर्ड प्रिंट किया था। अब इसके अंदर हमने ये इनिशियल था कि मैंने ये हेलो वर्ड जो है ये लिखा, ठीक है? ये प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था हमने ये हेलो वर्ड लिख दिया, ठीक है? हेलो वर्ड हुआ, ये लिखा मैंने। इसके बाद जब प्रोग्राम को चलाया मैंने, चलाने के बाद Alt F5 किया। Alt F5 के करने के बाद ही मुझे ये स्क्रीन पर इसका आउटपुट विंडो में इसका जवाब नज़र आ रहा है, ठीक है? अब इसके लिए हम अगर ये अगला प्रिंटफ है, एक और प्रिंटफ अगर हम यूज़ कर रहे हैं और प्रिंटफ के अंदर मैं मज़ीद कोई अगर लिख देता हूँ, फ़र्स्ट ही लिख देता हूँ, फ़र्स्ट मैंने लिखा। उसके बाद जब ये प्रोग्राम मैं चलाऊँगा तो ये देखें ये क्या करता है, Alt F5 मुझे चाहिए होता है तो देखें हेलो वर्ड के साथ ही वो फर्स्ट प्रिंट कर रहा है, एक ही लाइन पे कर रहा है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये कोई एक वर्ड जो एक लाइन पे प्रिंट करे, बाकी वर्ड या कोई भी मैसेज अगली लाइन पे प्रिंट करे, तो ये देखें मैं कर सकता हूँ। या तो मैं इससे पहले एक कमांड है \n। n का मतलब होता है न्यू लाइन और मुझे सिर्फ n नहीं लिखना क्योंकि n वो अदरवाइज प्रिंट कर देगा, ठीक है? यानी अगर मैं n इस तरह लिख देता हूँ, n मैंने लिख दिया, n फर्स्ट। अब जब मैंने प्रोग्राम को चलाया और Alt F5 से देखा तो उसने देखें क्या किया हुआ है, हेलो वर्ड के साथ n लिखा हुआ है और n के बाद जो है वो उसने हेलो वर्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ड के बाद उसने n लिखा है, n एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद फर्स्ट लिखा है। लेकिन मुझे तो हेलो वर्ड के बाद नेक्स्ट लाइन पे फर्स्ट प्रिंट करना था, तो इसके लिए क्या करूँगा, मुझे अगली लाइन पे लेके जाने के लिए ये \n लिखना पड़ता है। ये रूल है, ये ऐसे लिखना पड़ता है, परेशान ना हो। अब आप जब ये चलाएँगे प्रोग्राम, कंट्रोल F9 करेंगे, Alt F5 करेंगे तो देखें हेलो वर्ड के बाद नेक्स्ट लाइन पे वो फर्स्ट प्रिंट कर रहा है, ठीक है? हेलो वर्ड के नेक्स्ट लाइन पे वो फिर आपको ये अगर मैं स्पेस थोड़ी सी दे देता हूँ ताकि आपको देखने के हवाले से ज़रा आसानी मिल जाए। जब आप कंट्रोल F9 करते हैं, अगर स्क्रीन के कॉर्नर पे आ रहा है तो इसलिए मैं थोड़ी सी स्पेस कर दी और यहाँ पे अब देखें इस स्पेस से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये \n अगली लाइन पे लेके गया था, आपने स्पेस दिया फिर \n किया है, तो इसलिए ये आपने कहाँ करना है स्पेस, ये इधर करेंगे, ठीक है? अब आप जो कंट्रोल F9 करेंगे Alt F5
तो ये देखें अब वो हेलो वर्ड उसमें स्पेस ज़्यादा दी थी और इसमें स्पेस कम दी है, तो इस हवाले से जो है अगली लाइन पे और मज़ीद स्पेसेस जो आपने दिए हैं उसके हवाले से आपको ये शो कर रहा है। तो स्टूडेंट जो है आप स्पेस अगर बढ़ा देते हैं तो ये आप इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो था कि अगली लाइन पे प्रिंट करने की स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन अब जो है इसको अगर मैंने वेरिएबल जो है उसको प्रिंट करना है, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने बनाया, ये आपको मैं नॉर्मल करके बता रहा हूँ। एक वेरिएबल मैंने बना दिया तो उसमें वैल्यू कोई 78 रख दी। अब मैं इसको अगर प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें बाकी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मिनिमम उतना ही। अगर ये वेरिएबल अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैं ये डबल कोट के अंदर ही अगर मैं टेम्प लिखता हूँ, तो टेम्प जो है ये तो एक मैसेज है ना, डबल कोट में लिखा हुआ ना, मैं ये वेरिएबल तो नहीं है। जब इसको मैं चलाऊँगा और फिर प्रिंट करूँगा तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, टेम्प। ये तो आपने डबल कोट में लिखा। अब आप इसको ख़त्म करते हैं, डबल कोट मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो अब जब चलाएंगे तो ये देखें ये एरर आ गया, क्योंकि रूल में जो है ऐसा नहीं है। डबल कोट जो है वो आपने पहले लिखना होता है, वो आपने लिखा ही नहीं है। तो अब जो है ये एरर आ गया, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू में प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ये मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, मुझे डबल कोट लिखना है। अब अगर मैं कहूँ कि सर ऐसे करते हैं, डबल कोट के अंदर ही हमको मैसेज लिख देते हैं, वही हेलो वर्ड लिख देते हैं। हेलो वर्ड लिखा, मैंने डबल कोट कर दिया और अब मैं कॉमा लगा देता हूँ कि सर चलें इस तरीके से वो डबल कोट कह रहा था तो मैंने डबल कोट भी लगा दिया, साथ में टाइम की वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अब जब प्रिंट करेंगे तो अब ये देखें ऑल्ट F5 अगर आते हैं तो ये हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। तो इसके लिए जो है मुझे वही जो फॉर्मेट बताना पड़ेगा, मस्ट, वो खुद डिटेक्ट नहीं करता, मुझे फॉर्मेट बताना पड़ेगा कि वेरिएबल किस स्टाइल में प्रिंट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे मुझे फॉर्मेट बताना पड़ेगा, और फॉर्मेट के लिए ये परसेंटेज का निशान डी लगा दें या आई लगा दें, एक ही बात होती है। मैसेज अगर मैं साथ प्रिंट नहीं करना चाह रहा तो अब ये क्या करेगा, टेम्प की वैल्यू जो है वो हमारे पास है ये 78 वैल्यू जो है पहले इसको प्रोसेस करेगा, वैल्यू इसने पिक की, और किस फॉर्मेट में आप दिखाना चाह रहे हैं, डी फॉर्मेट में या आई फॉर्मेट में, तो ये आपको अब ये टेम्प वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में दिखा देगा। अब अगर आप ये करते हैं ऑल्ट F5 प्रिंट करते हैं तो इसकी वैल्यू 78 प्रिंट कर दी। परसेंटेज डी लिख दें, परसेंटेज आई लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें दोबारा करते हैं, ऑल्ट F5 करते हैं तो आपको ये 78 प्रिंट कर रहा है। तो ये मैंने आपको वो जो लास्ट जो था वो उसकी मैंने वर्किंग आपको बताई कि कैसे किया जाता है, जिसमें मैंने बैकस्लैश और ये फॉर्मेट बता दिया। एक उसमें स्टेटमेंट और थी, देखिए ना, अभी आप ये प्रोग्राम चलाते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं, ऑल्ट F5 करते हैं तो आपको ये जवाब नज़र आता है। लेकिन अब जो है उस प्रोग्राम में एक और स्टेटमेंट थी गेट सी एज। ये भी अगले चैप्टर्स में जाके इसको हम डिटेल में देखें। गेट सी एज का मतलब है कैरेक्टर गेट करना। आपको क्या कहा था कि जब आप प्रोग्राम चलाते हैं, लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं तो स्पीड बाय स्पीड एक एक लाइन वो चलाता रहता है, जब तक कि आप जो है यूज़र को इन्वॉल्व नहीं करते। और यूज़र इन्वॉल्व का मतलब है यूज़र कीबोर्ड से कोई वैल्यू डिमांड नहीं करते। तो अब जो है अब ये गेट सी एज वैसे तो गेट कैरेक्टर है, लेकिन आपने प्रोग्राम के आखिर में लिखा है जब भी वैल्यू को डिमांड करनी। सुन, अभी परेशान ना हो, इनपुट करने की स्टेटमेंट जो है वो अभी चैप्टर 9 में नहीं है, 10 में है, तो वहाँ पे इसकी डिटेल आ जाएगी। लेकिन अब आपको एक जो ऑल्ट F5 जो है उससे छुटकारा अगर आप चाहते हैं, ठीक है, उस तरह उसके लिए सॉल्व किया जा रहा है गेट सी एज। अब आप जब करेंगे प्रोग्राम के आखिर में एक वैल्यू गेट की जा रही है, तो लेकिन उस पर जो लाइनें, जो 3 लाइनें, इसका जो जवाब आया था वो हम देख सकेंगे, वो देख रहे होंगे, वो नज़र, जो इसका जवाब आया होगा वो हमें नज़र आ रहा होगा। और फिर कीबोर्ड से कोई भी एक बटन प्रेस करने की डिमांड आपसे की जा रही है, आखिर में की जा रही है ना। तो ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट इससे पहले है ना, तो ये तो मुझे इसका जवाब नज़र आ रहा होगा, और वहाँ पे कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करेंगे, इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट गेट सी एज की पूरी होगी, तो मुझे ऑल्ट F5 नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज ये कैरेक्टर गेट करने की कमांड है। लेकिन अभी जितना हमें नॉलेज पता है तो हम ऑल्ट F5 जो है इससे स्किप हो जाएगा। अब देखें ये प्रोग्राम जब चलाते हैं, गेट सी एच लगाया हुआ है, तो ये देखें कंट्रोल F9।
अब ये देखें, पहले ऐसे नहीं था। पहले जब प्रोग्राम चलता था वापस एडिट विंडो में चले जाते थे और दोबारा ऑल्ट F5 करके ही मुझे जवाब नज़र आता था। लेकिन अब मैंने कंट्रोल F9 ही किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे देखें पुरानी जो लाइंस हैं, जो जितनी printf की लाइन है, वो उसका मुझे आंसर नज़र आ रहा है। तो आंसर मुझे नज़र आ रहा है। और अब असल में getch की कमांड इस टाइम चल रही है, कीबोर्ड से कोई करैक्टर गेट किया जा रहा है, कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करें तो अब इधर ही गेट किया जाएगा ना ये आउटपुट विंडो में, जिससे प्रीवियस लाइंस की जो भी आउटपुट है वो मुझे नज़र आ रही। साथ साथ मुझे अब मैं बटन दबाऊंगा, वापस एडिट विंडो में चला जाऊंगा। ऑल्ट F5 करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्ट F5 कर सकते हैं आप। ऑल्ट F5 करेंगे आपको जवाब नज़र आ रहा होगा। तो ये getch इसलिए है। अदरवाइज़ अगर आप getch नहीं भी लिखते, अगर आप getch नहीं भी लिखते, ठीक है, अगर आप ये getch नहीं भी लिखते तो फिर भी ये जो प्रोग्राम जो है कंट्रोल F9 करेंगे, आप कंट्रोल F9 करेंगे जवाब नहीं आएगा तो आपको ऑल्ट F5 ही करना पड़ेगा तो जवाब नज़र आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास, इसकी मैंने वर्किंग आपको बताई। ठीक है, तो आप ये करते रहेंगे। इसमें अगर कोई मैसेज लिखेंगे तो मैसेज भी आप लिख सकते हैं कि जी आप ये कर दें temp इज इक्वल टू, आप temp इक्वल टू करते हैं तो पहले इसने ये जो मैसेज डबल कोट के, इसने डबल कोट को प्रिंट करना होता है, जो डबल कोट में लिखा होता है ना। अब temp इक्वल टू तो एक मैसेज है वो प्रिंट होगा और फिर temp की वैल्यू इस जगह पे आई की जगह आ जाएगी तो ये उसकी जगह रिप्लेस कर देगा। और अब आपका जवाब अगर देखते हैं कंट्रोल F9 ऑल्ट F5 तो ये देखें temp इक्वल टू 78 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ये वर्किंग करेंगे। अब जो है हम वापस अपने वो ओवरफ्लो अंडरफ्लो की तरफ चलते हैं। वो जो प्रोग्राम हमने किया था इसको हम अगर ख़त्म कर देते हैं नो, और फिर मैं इसको F3 करके से जो फाइल अगर जो कोई रखी हुई थी, ये देखें, ये वो प्रोग्राम है ना जो हमने लास्ट टाइम किया था कि वेरिएबल की वैल्यू रखवाई, वेरिएबल की वैल्यू रखवाई, उसमें ऐड किया 1। अब आपको ये देखें इस प्रोग्राम की सारी वर्किंग का अंदाज़ा हो गया होगा। अब जब ये प्रोग्राम चलाएंगे, ये देखें ये प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम जो है इसमें जो हम कह रहे थे गैप आ जाए ताकि डिस्प्ले में आपको अगर सही नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए थोड़ी सी स्पेस अगर हम दे देते हैं तो इसको हम देख लेते हैं, स्पेस अगर दे दें। अब आप जब ये चलाते हैं तो ये देखें अब ये क्या कर रहा है कि 32767 ये उसने आपको पहले आंसर दिखाया, उसके बाद हमने ऐड किया 1 ऐड करने के साथ जो है जवाब 32768 नहीं आया। ये क्या है? ये गार्बेज वैल्यू, अनएक्सपेक्टेड आंसर। इसने रिवर्स में आके जो मिनिमम वैल्यू जो है वो दिखा दी। अब -32768 हमने तो 1 ऐड किया था ना, तो जवाब क्या आना चाहिए था 32768, लेकिन उसने जवाब क्या दिया -32768। ये ना माइंड में कहें कि जी 32768 ही था लेकिन साथ नेगेटिव साइन लगा दिया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसने मिनिमम वैल्यू जो है, हम एक्सपेक्ट ये तो नहीं करते थे ना, तो ये जवाब आ गया। उसके बाद -32768 जो है उसमें आपने मजीद एक वैल्यू कम करने को कहा। अब रेंज में मिनिमम वैल्यू क्या है -32768, उससे आगे मजीद वैल्यू कम तो नहीं हो सकती रेंज में। तो उसने क्या किया, हम तो ये कह रहे थे कि आखिरी जो आंसर है ये आ जाएगा -32769, लेकिन उसने क्या किया, फिर उसको सर्कुलर में आके मैक्सिमम वैल्यू अनएक्सपेक्टेड आंसर दे दिया। तो ये हमारे पास जो है ओवरफ्लो अंडरफ्लो की ये बात जो है, ये आपको प्रोग्राम जो था, ये प्रोग्राम की वर्किंग जो थी आपको दिखाई। तो उम्मीद है कि ये आप ये सॉल्व कर चुके होंगे और ये मैंने आपको प्रोग्राम की वर्किंग करके भी बताई। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप ये टॉपिक जो हैं ये साथ साथ जो है इसको कंटिन्यू करते रहें तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये जो है ये स्टूडेंट ये हमने अब वो जो वर्किंग थी ओवरफ्लो अंडरफ्लो उसकी वर्किंग हमने सॉफ्टवेयर की मदद से भी देख ली। उम्मीद है वैसे कि आप पहले सॉल्व कर चुके होंगे। अब यहीं से अपना जो लेक्चर जो है वो उसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। वो अब ये है कि साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये आपको मैथ के हवाले से ये टॉपिक क्लियर है, उसको हम सी लैंग्वेज के हवाले से जस्ट एक किस्म का रिवाइज़ ही कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपको ये पता ही है। क्योंकि साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फ़ायदा ये होता है कि अगर जो वैल्यू जो बड़ी हो जाती है वो लिखने में हमें ज़्यादा डिजिट्स रिक्वायर होते हैं, लेकिन कम जगहों पे हम बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यही फ़ायदा होता है। The floating point numbers can also be written in exponential or scientific notation.
दिस नोटेशन रिप्रेजेंट ए लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन अ शॉर्ट वे। इसका फ़ायदा ये है कि बड़ी जो वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट में उसको कम से कम एरिया में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, ये आपको मैथ के हवाले से भी पता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म नोटेशन, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये आपको पता है, इसलिए टॉपिक को आगे किया जा रहा है। एक पार्ट है मेंटिसा और एक है एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आपको मैथ के हवाले से पता है। जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, उसको कैसे लिखा जा सकता है, प्लस माइनस जो भी वैल्यू है एम ई लिख सकते हैं, प्लस माइनस जो वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव ई लिख दें, या स्मॉल ई या कैपिटल ई। ठीक है, ये इसकी रेंज है जिसमें वैल्यू आप लिख रहे हैं। दी वैल्यू बिफोर ई से पहले जो है उसको क्या कहते हैं, मेंटिसा, और ई के बाद जो है उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। ये आपको मैथ के हवाले से ऑलरेडी पहले से पता है। ठीक है, अब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वो क्या है, मेंटिसा और एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक्सपोनेंट जो है वो लाजमी जो है वो इंटीजर ही होंगे, ये रियल नहीं हो सकते। ठीक है, इंटीजर ही होंगे, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो लाजमी इंटीजर वैल्यू होगी, ये इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा जो एक्सपोनेंट आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, उसके बाद जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो मेंटिसा की है वो हमारे पास मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10, यानी 1 और 10 के दरमियान ही मेंटिसा की वैल्यू होती है। ठीक है, ये अब हमारे पास डिफरेंट हम जो एग्जांपल्स अगर देखते हैं, इन डेसिमल वेरी लार्ज नंबर्स कैन बी शोन, बड़ी वैल्यू जो हैं उसको आप मेंटिसा एक्सपोनेंट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.12 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, हेयर इसमें क्या है, ये वैल्यू अगर हमने लिखी है तो 0.12 जो है वो क्या है, मेंटिसा है, और 10 पावर 2 जो है एक्सपोनेंट है। मेंटिसा जो है वो मेन डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंट जो है डिफाइंस वेयर द डेसिमल पॉइंट शुड बी प्लेस, कि डेसिमल पॉइंट को किस पॉइंट पे प्लेस किया गया है। ये आपको मैथ के वाले से पता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 1.98, अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो क्या बन जाएगा 1.98 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये एज इट इज़ वैसे लिख दिया है। अगर ये अगली वाली देखते हैं 4679000.0, तो आपने 4.69 किया है। अब यहाँ पे आपने डेसिमल इधर प्लेस किया ना, तो अब इसके बाद वैल्यूज़ अगर वो असल जो डॉट था उसके बाद जहाँ आपने प्लेस किया 4.679, कितने का फ़र्क है, तो देखें ये भी आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। ठीक है, 5.3 ये अगर वैल्यू है, तो अगर आपने इसको प्लेस किया 5.3, तो ये देखें आपने डॉट जो है ये डॉट आप लेफ़्ट साइड पे लेके गए थे, अब ये राइट साइड पे लेके आए हैं, तो ये माइनस आ गया। कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे प्लेस किया ना 5.3, तो 10 पावर -4 हो गया। ठीक है, ये अगर आप करते हैं तो उसका कोई चेंज, कोई भी आपने जिस तरह पॉइंट था वहीं प्लेस किया 10 पावर 0, इस तरह लिखते हैं साइंटिफिक फॉर्म में। एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये ई आ जाएगा। 10 जो है 10 पावर जो आप लिखते हैं उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में वैल्यू वही है, तो आप E6 E0 E6 और E-4 कर देंगे। ये आपको मैथ के हवाले से भी पता है। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स हमने देखी। अब उसमें रेंज और प्रिसीजन ये टॉपिक। अब द पॉसिबल वैल्यूज डेट आर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, ये फ्लोटिंग पॉइंट के वाले से ये टॉपिक्स हैं जो आप स्टोर कर सकते हैं इन टर्म्स, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। पॉसिबल वैल्यू जो फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं उनको प्रिसीजन और रेंज के हवाले से डिस्क्राइब किया जा सकता है। प्रिसीजन क्या है, इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ये आपको पता है डॉट के बाद जो है कितने डेसिमल प्लेसेस में आंसर आप दिखा रहे हैं, इसको प्रिसीजन कहा जाएगा। और रेंज क्या है, इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10 की कितनी पावर जो है आप प्लेस कर रहे हैं। फ्लोट वेरिएबल हैज़ ए प्रिसीजन ऑफ 6, अगर फ्लोटिंग टाइम फ्लोट टाइप वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी देखा था, 6 प्लेसेस आंसर नॉर्मली देता है, वो इसलिए कि फ्लोट टाइप का होता है, उसका प्रिसीजन कितना है 6 डिजिट। और रेंज क्या है जो हमने बात की थी, जो हमें रेंज पता है। सपोज वी हैव अ वैल्यू ये थी, इसका प्रिसीजन क्या है 6 प्रिसीजन है ना, डॉट के बाद कितनी वैल्यू है 6, और रेंज क्या है, कितनी पावर इसकी 10 की पावर कितनी है
2, तो ये उसकी रेंज होगी। अब एक और वैल्यू है, इसमें डॉट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो प्रिसीजन हो गया 6 डिजिट और 10 की पावर कितनी है जी -3, इसकी रेंज हो गई। ठीक है। डबल वेरिएबल, जो डबल टाइप का वेरिएबल बनाते हैं उसके कितने प्रिसीजन मैक्सिमम वो दिखा सकता है 15, और इसकी रेंज ये है जो आपको पता है। ए लार्ज प्रिसीजन प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेसी, डबल जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर्ड विद फ्लोटिंग पॉइंट, और इसमें हमारे पास मोर प्रिसीजन भी है। ठीक है। अब जो है डाटा टाइप में मज़ीद जो आगे टॉपिक है वो अब है कैरेक्टर डाटा टाइप। ठीक है। कैरेक्टर डाटा टाइप की हम बात कर रहे हैं, हमने इंटीजर डाटा टाइप की बात की, फ्लोटिंग पॉइंट की बात की, अब हम जो है कैरेक्टर डाटा टाइप की बात कर रहे हैं कि कैरेक्टर टाइप जो है अगर आप वेरिएबल बनाना चाहें तो वो क्या होगा। अब कैरेक्टर जो है हमने पहले ही बात की है कि इसमें सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर होगा जो कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर ही रख सकते हैं और रखेंगे भी सिंगल कोट में। ठीक है। एक कैरेक्टर वेरिएबल CHARE लिखेंगे, वेरिएबल कैन बी यूज टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आप यूज़ करेंगे। इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी, कैरेक्टर कांस्टेंट इज फॉर्म बाय इनक्लोजिंग द कैरेक्टर विद इन ए पेयर ऑफ सिंगल कोटेशन मार्क, ये ज़हन में रखेंगे। हेलो वर्ड जो हम कर रहे थे वो डबल कोट्स था, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग था। एग्जाम्पल, ए लिखा सिंगल कोट में लिखा, सेमीकोलन लिखा सिंगल कोट में लिखा, ये 0 लिख रहे हैं ये भी सिंगल कोट में, ये कैरेक्टर टाइप है। ठीक है। आर ऑल वैलिड एग्जाम्पल्स ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट। द फर्स्ट कैरेक्टर कांस्टेंट रिप्रेजेंट द लेटर ए, सेकंड जो है सेमीकोलन, थर्ड जो है वो 0 है लेकिन एज ए कैरेक्टर है, विच इज़ नॉट द सेम एज ए नंबर 0, वो नंबर 0 नहीं है बल्कि कैरेक्टर 0 है। डू नॉट कन्फ्यूज अ कैरेक्टर कांस्टेंट विच इज़ अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज इन सिंगल कोड विद द कैरेक्टर स्ट्रिंग। अब कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहा जाता है, विच इज़ एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोड्स। कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोड में है और जो स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स में है। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन कैरेक्टर वैल्यूज़। आप उसमें वैसे तो जाहिर है कि लॉजिकली देखा जाए कैरेक्टर टाइप वेरिएबल अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लॉजिकली क्यों रिक्वायर कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह है तो ये फैसिलिटी है कि आप उसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैरेक्टर्स जो है टाइप को ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी, कंपेयर भी किया जा सकता है, लेकिन इस सूरत में क्या होता है उसके ASCII कोड को ऐड किया जा रहा होगा। ठीक है। अब हमारे पास जो है ये इसकी एग्जाम्पल है जो अगर हम देखते हैं, अगर हम ये बनाते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप, हमने वेरिएबल बना रहे हैं, ये प्रोग्राम है, इसकी वर्किंग भी हम देखेंगे। ये आपने वेरिएबल्स बनाए, 3 वेरिएबल्स बनाए, CH1, CH2 और सम, 3 वेरिएबल्स आपने बना ली कैरेक्टर टाइप का। आपको पता है एक लाइन में सेम टाइप के वेरिएबल्स बनाना हो तो आप कॉमा लगाते हैं। ठीक है। क्लियर स्क्रीन किस लिए है, ताकि पुराने प्रोग्राम के जो जवाब अगर आउटपुट विंडो में आए हुए वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद जो है अब ये देखें CH1 के वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर टाइप का है, आपने 2 स्टोर करवाया है, लेकिन 2 जो न्यूमेरिक नहीं है सिंगल कोट है। ठीक है। तो ये कैरेक्टर है, 2 एज ए कैरेक्टर स्टोर करवाया। फिर एक और वेरिएबल CH2 में आपने 6 स्टोर करवा लिया, लेकिन 6 न्यूमेरिक नहीं है, ये कैरेक्टर है, सिंगल कोट में लिखा हुआ है। अब आपने क्या किया, सम का जो वेरिएबल है वो भी कैरेक्टर टाइप का ही है, आपने उसमें दोनों को ऐड कर दिया, CH1 को CH2 में। वैसे तो लॉजिकली आप ये कर रहे हैं कि आप CH1 जो कैरेक्टर टाइप का है उसमें CH2 को ऐड कर रहे हैं, जो भी वो भी कैरेक्टर टाइप का। तो अब ये अगर आप समझते हैं कि ये 2 + 6 8 नहीं हो रहा, ये 2 + 6 8 नहीं है, बल्कि ये कैरेक्टर मैनिपुलेशन है जो लॉजिकली आप ठीक नहीं कर रहे कि आप ये 2 और 6 को ऐड करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, इसके ASCII कोड को यूज़ किया जाएगा। अब जो है स्टूडेंट ये हमें पता चल गया है। अब ये देखें ये हमारे लॉजिकल वर्किंग है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं कि, लेकिन अब C लैंग्वेज जो है आपको कोई एरर नहीं दिखा रहा, वो जितना उसको रिक्वायर है, जितनी वो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपके अपने लॉजिकल एरर है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको आंसर देता जा रहा है। अब ये देखें, अब ये सम इज इक्वल टू % d इस्तेमाल कर दिया। d किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है।
सम का वेरिएबल वो तो कैरेक्टर टाइप है। अब आप यहां से भी आपको प्रिंट एफ की ज़रा वर्थ का फॉर्मेट का पता चलेगा। सम किस टाइप का वेरिएबल है? कैरेक्टर टाइप का। तो आप जो है इसका जवाब, सम का जवाब कैरेक्टर फॉर्म में नहीं इंटीजर फॉर्म में देख रहे हैं। अब जब सम जो है पिछली लाइन पे आपने CH1 पर CH2 को ऐड किया, ये हमारे पास ये लॉजिकल एरर्स हैं सारे, ये बेटर नहीं है प्रोग्राम, लॉजिकल एरर्स हैं। अब CH1 और CH2 को जब आप ऐड करें तो आप समझिए कि 2 और 6 ऐड हो रहा है, ये तो इसके ASCII कोड ऐड हो रहे हैं। उसके बाद जो है ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, उसका जवाब आप किस में देख रहे हैं? इंटीजर फॉर्म में। सम इज इक्वल टू, ये हम पिछले ये आपको वर्किंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये साथ जो है ये मैसेज प्रिंट करता है, ये मैसेज प्रिंट करता है और फिर इसका वेरिएबल का जवाब प्रिंट करता है। अब ये आप जो वेरिएबल का जवाब आप क्या समझ रहे हैं कि ये 8 प्रिंट करेगा कि दोनों को उसने ऐड किया, 2 + 6 सम के वेरिएबल में 8 गया, और जब 8 को हम प्रिंट कर रहे हैं इंटीजर फॉर्म में तो इसने 8 प्रिंट किया। तो ये ऐसा नहीं होगा। गेट ch हमें पता है कि अब जो है प्रोग्राम के अंदर हम गेट ch यूज़ करते रहेंगे। अब ये जो है ये प्रोग्राम के आखिर में होता है, कैरेक्टर गेट कर रहा होता है, लेकिन इसका फ़ायदा होता है कि ऑल्ट F5 नहीं करना पड़ता। लेकिन गेट ch जो है ये प्रोग्राम स्पीडो में जवाब दिखाने के बाद आपसे कैरेक्टर पूछा, जब को की प्रेस करेंगे फंक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, इसकी पेरेंथेसिस ब्लैंक है क्योंकि ये जो है आपसे कीबोर्ड से जो भी कैरेक्टर पिक करेंगे वो ये गेट करेगा। ठीक है, तो अब ये जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो अब ये 8 जवाब नहीं देगा, बल्कि जब इसने ऐड किया तो ये 2 का ASCII कोड 50 है और 6 का ASCII कोड 54 है। तो जब इसके इस लाइन पर दोनों को ऐड किया जा रहा है, 2 और 6 को ऐड नहीं किया जा रहा, बल्कि 50 और 54 को ऐड किया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट अब सी की जो वर्ड जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो आप भी इसको सीरियसली जो है इसको प्रैक्टिस करें और फिर जो है ये वर्किंग करते जाएं, फिर ही आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ज़ाहिर है जो जिस तरह हम लेवल पे आ गए हैं तो हमने अपनी एबिलिटी भी तो शामिल करनी है ना। अब ये इसके ASCII कोड 50 और 54 है, इसने इसको ऐड कर देना है। 2 का ASCII कोड 50 और 6 का ASCII कोड 54, इसने दोनों को ऐड किया। डैट इज़ वाई इसका जो प्रिंट जो जवाब देगा सम के वेरिएबल में वैल्यू पता क्या गई हुई है? ये सम के वेरिएबल में जब आप इसको आप प्रिंट करवा रहे हैं डेसिमल फॉर्म में, इसकी वैल्यू क्या गई हुई है? 104। इसको दोनों को ऐड करके 104 इसने रखा हुआ है। डैट इज़ वाई द रिजल्ट ऑफ द अबव एग्जाम्पल इज़ 104। अब 32 जो है जहाँ की स्पेस लगाते हैं उसका ASCII कोड आपको नॉलेज के लिए है, उसका ASCII कोड 32 होता है। तो ये जो है इस प्रोग्राम की हमारे पास ये वर्किंग है। तो इस प्रोग्राम को हम अब स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज आपको पता है ASCII का मतलब ये है, ASCII कोड वैल्यूज कैरेक्टर यूज जब उसको ऐड सब्ट्रैक्ट या कंपेयर किया जाता है। अब कीवर्ड साइन और अनसाइन ये हमें पता है कि हम यूज़ कर सकते हैं कि आप कैरेक्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। साइंड कैरेक्टर्स इसकी वैल्यू क्या होती है? 127 पॉजिटिव से -128, ये हमें पता है। अगर आप अनसाइन यूज़ करेंगे तो अब वो 1 जो है वो नेगेटिव वैल्यू यूज़ नहीं होगी, पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसकी रेंज हो जाएगी अब 0 से 255। इसी वजह से वो 256 होता है। ठीक है, तो अब जो है ये इसका ASCII कोड जो है हमारे पास 50 और 54 वैसे ही इस रेंज में शामिल है। और जब CHAR इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब साइंड होता है। ठीक है, अनसाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे अनसाइन का वर्ड लिखना पड़ेगा। मैंने CHAR के साथ कोई साइन अनसाइन नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? साइंड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू जो है 50 और 54 इसी रेंज के अंदर है ना, तो ये इसने इसकी प्रोसेस कर लिया, आंसर दे दिया। ठीक है, अगर अनसाइन करते हैं तो फिर जो है वो पूरा ASCII कोड जो 256 सिंबल्स जो हम पढ़ चुके हैं वो हम कर सकते हैं। सुन, ये जो हमने लेक्चर अभी देखा उसकी वर्किंग जो है वो अब मैं सॉफ्टवेयर की मदद से आपको बता रहा हूँ। यही वो है, हमने प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम लिखा और इसके बाद जब इसको हम चलाएंगे, प्रोग्राम जब चलाया तो ये देख लें आंसर क्या आया? सम इज़ 104। आंसर जो है उसने 104 प्रिंट किया है कि आप ये 2 और 6 जो है ऐड करके इसका जवाब 8 नहीं आया। और ये ज़हन में रख लें एक और बात भी स्टूडेंट, ये जो आगे जो है इस तरह के एरर्स आते भी हैं, आउटपुट के भी क्वेश्चंस आएंगे जो आगे हम देखते रहेंगे। तो ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता है, पहले ये सम इज़ नज़र आता है। ठीक है, तो इसमें आउटपुट वाले क्वेश्चंस आएंगे
ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट स्टूडेंट अगर 104 आंसर दे देता है तो 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि साथ सम इज़ तो नहीं ना लिखा आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि अगर आप ये देखें यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम के अंदर अगर मैं ये सम इज़ नहीं लिखता और ये ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, अब जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो फिर ये 104 है। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हो और इसकी आपकी आउटपुट पूछ रहा है तो उसका जवाब आपने क्या देना है, 104। लेकिन आप ये देखें अगर आप ये लिखते हैं सम इज़, कुछ भी लिख दें, सम इज़ इक्वल टू लिख दें, अब जब ये चलाते हैं तो पहले मैसेज साथ प्रिंट होगा, उसके बाद जो है वो %d और वो जो वेरिएबल की वैल्यू जिस स्टाइल में आप कह रहे हैं आई भी लिख सकते हैं आप, ये इंटीजर आप आई लिख दें, ये अगर आप लिखते हैं तो पहले वो मैसेज प्रिंट करेगा, डबल कोट के अंदर जो है प्रिंटर ने उसी सीक्वेंस में प्रिंट करना होता है। सम इज़ इक्वल टू पहले लिखा वो प्रिंट करेगा, उसके बाद आप सम वेरिएबल की वैल्यू किस फॉर्म में देखना चाह रहे हैं वो उस जगह पे आएगा, ठीक है। तो ये देख लें जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो वो सम इज़ 104। अब इसको अगर आप करते हैं, अगर ये मैं इधर कर देता हूँ कि पहले ये आ गया और उसके बाद मैंने लिख दिया सम इज़, अब बाद में लिख दिया, अब अगर ये करेंगे तो क्या करेगा, पहले वैल्यू आई बाद में सम इज़ आया, ठीक है। तो इस तरीके से जिस तरह आप जिस सीक्वेंस में लिखेंगे उसी सीक्वेंस में वो आपको ये प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो है हमने पहले लिखना होता है, ये लिखेंगे तो ये स्टूडेंट ये जो वर्किंग जो है ये साथ साथ आप ये करते जाएं, सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल आप करते जाएंगे तो आपकी ये वर्किंग जो है वो टॉपिक भी क्लियर होते जाएंगे। तो ये आपको जो टॉपिक्स हैं इसमें वर्किंग भी साथ साथ आपको बताई जा रही है और साथ साथ आपको थ्योरी भी बताई जा रही है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट जो है आप ये साथ साथ करते जाएंगे। तो अब ये टॉपिक्स के साथ सॉफ्टवेयर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हों, वर्किंग करें तो इंशाल्लाह ताला किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।